हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पैरेलल एजुकेशन और मैं हूं दीपक यादव। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10 मैथ का पहला चैप्टर जो कि है वास्तविक संख्याएं, उसका एग्जाम्पल नंबर 4 और प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इसमें सॉल्व करेंगे। यदि आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं उसे जाके देख सकते हैं। उसमें प्रमेय 1.1 और एग्जाम्पल 1, 2 और 3 एग्जाम्पल तक उसमें करवा दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ से करवाएंगे। चलो देखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसका हमें करना है पहले अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद इसका LCM और HCF निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिया 6 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3। उसके बाद 72 का अगर गुणनखंड करेंगे देखो कर लेते बगल में तो हो जाएगा, यहाँ पर 36, 2 से काटेंगे आएगा 2 1 के 2, 2 8 16, 2 से लेके जाएंगे 9, यहाँ पे उसके बाद आएगा 3 3 का 9, 3 1 के 3। इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और उसके बाद 120। अगर 120 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, फिर 2 से लेके जाएंगे तो यहाँ पाएगा 15 दूना 30 होता है, फिर 3 से कटेगा 3 पच्चे 15 और 5 से लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1। 120 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा 3 बार, 1 2 3, इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 का गुणा 2 बार तो 3 की घात 2, और यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा 3 बार, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5, बाकी सब एक बार है, यहाँ पे ऐसे इसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, हमें निकालना है इसका LCM और HCF। हमें निकालना है HCF 6, 72 और 120 का। इसका HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे तीनों संख्याओं में ऐसा कौन सा नंबर जो सब में मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे 2 सब में है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें HCF लेना है। HCF मतलब होता है ऐसा नंबर जिसकी घात सबसे छोटी हो। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 3, यहाँ पे है 2 की घात 1, कुछ नहीं मतलब क्या है 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। और देखेंगे क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, सब में 3 मिल रहा है। इसमें भी देखेंगे 3 की छोटी घात कौन सी है, यहाँ पे 3 एक बार है मतलब 3 की घात 1, यहाँ 3 की घात 2, यहाँ 3 की घात 1, तो हो जाएगा 3 की घात 1 मतलब 3, और इसका गुणा कराएंगे 2 3 6। तो HCF अगर लेना होगा तो तीनों संख्याओं में जो कॉमन है उसे लेंगे और सबसे छोटी जो घात रहेगी उसे लिख के मल्टीप्लाई करा लेंगे। अब यहाँ पे हो गया इतना, 2 और 3, 2 और 3 का गुणा हो जाएगा 6, HCF हमारा हो जाएगा 6। हमें इसका निकालना है LCM। LCM 6, 72 और 120 का, इसका LCM हो जाएगा। देखो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर तीनों में मिल रहा है उसकी सबसे बड़ी घात ले रहा है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात क्या दिख रहा है, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 3, यहाँ पे 2 की घात 3, सबसे बड़ी घात है 2 की घात 3। उसके बाद 3 भी मिल रहा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ 3 की घात 2, यहाँ पे 3 की घात 1 है। यहाँ पे देखना है कि 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की घात 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात 2। गुणे में जो बचा क्या है, यहाँ पे 5, सबका गुणा करा लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 3 का मान होता है 8 और 2 की घात 2 हो जाएगा 9 गुणे 5, यह आएगा 8 9 72 गुणे 5, 72 पंचे हो जाएगा 360, 72 पंचे 360। तो हमारा क्या हो गया, ये HCF आ गया 6 और LCM आ गया 360, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे लिख सकते हैं इसे 360। चलो चलते प्रश्नावली पे। चलिए इसके बाद है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1।
कहा है निम्नलिखित संख्याओं के को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है 140 दिया है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। हम लोग क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम गुणनखंड वृक्ष बना के कर सकते हैं। चलो गुणनखंड वृक्ष से कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा भी लगेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 140 इसको बॉक्स में बंद करेंगे और इसका करेंगे 2 भाग। अब यहाँ देखिए 140 जो है ये किस संख्या से डिवाइड होगा। सबसे छोटी संख्या क्या क्या होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे पहले 2 से लेके जाएंगे। 2 से अगर इसमें भाग कराएंगे 2 सत्ते 14, उसके बाद एक 0 तो यहाँ हो जाएगा 0। अब फिर इसका हमें 2 भाग करना है। इसका 2 भाग करेंगे, यहाँ पे 2 भाग बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 70 है, 70 भी 2 से कटता है। यहाँ पे 2 से अगर भाग करेंगे 70 में तो हो जाएगा 2 3 6, एक बचेगा 2 बचे 10। अब यहाँ पे आया 35, हमें 35 का भी 2 भाग करना है इस तरह से। अब यहाँ देखो क्या है 35 जो 2 से कटेगा नहीं और 3 से भी नहीं कटेगा, किससे ले जाएंगे 5 से, और 5 सत्ते हो जाएगा 35। तो ये इसका हो गया गुणनखंड। अब यहाँ हम लिख सकते हैं 140 बराबर, यहाँ देखो ऐसे चलना है, यहाँ क्या है 2 तो लिखेंगे 2 गुणे यहाँ पे फिर है 2, फिर यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 7। जितनी भी अभाज्य संख्या है 2 गुणे 2 गुणे 5, उसके बाद यहाँ पे 7, सबको लेना 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। या फिर इसे लिख सकते हैं 2 का गुणा 2 बार हो रहा तो हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा पहला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन इसी का 156। यहाँ पे वही काम फिर से करना है, 156 को बॉक्स में बंद करेंगे और इसका करेंगे 2 भाग। अब यहाँ पे देखिए 156 की इकाई का अंक कितना है 6, मतलब सम संख्या है। अगर सम संख्या है ये 2 से कटेगा। अब यहाँ पे इसमें 2 से भाग करना, तो यहाँ पे लिखिए इसका मतलब 2 से क्या कर रहे हैं भाग, तो होता 2 सत्ते 14, एक बचेगा हो जाएगा 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पे ए है 78, अब इसका करेंगे 2 भाग। अब यहाँ पे देखो 78 में इकाई अंक 8, इसका मतलब ए भी 2 से कटेगा। जब इसमें 2 से भाग कराएंगे 2 3 6, एक बचा 2 9 18। अब यहाँ पे 39, तो 39 का कर लेंगे 2 भाग। 39 में इकाई अंक देखो 9 है, 9 2 से करता नहीं, किससे लेके जाएंगे 3 से, हो जाएगा 3 1 के 3, 3 3 का 9। अब इसके बाद 13 भी अभाज्य संख्या, तो इसके अलावा अब इससे ज्यादा नहीं कटेगा। क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 156 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, इसके बाद यहाँ पे 13। जितनी भी अभाज्य संख्या है सबको क्या करेंगे लिख लेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का गुणा 2 बार हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हमारा हो जाएगा फैक्टर, इसका गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, यहाँ पे क्या है 3825, इसका भी हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3825 और इसे कर लेते बॉक्स में बंद। वही काम हम लोग करेंगे गुणनखंड वृक्ष बना के, यहाँ पे 2 भाग इसका करेंगे। अब यहाँ पे देखना है ये किससे कटेगा, इसकी इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक क्या होगा, ये तो 2 से कटेगा नहीं, किससे लेके जाएंगे 3 से। यहाँ पे देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं, इसके अंकों को जोड़ेंगे। देखो यहाँ 3 है 8, 8 3 11 2 11 13 हो जाएगा, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 3 पारे में आता है, इसका मतलब संख्या जो होगी 3 से कटेगी। 3 से लेके जाएंगे तो आएगा देखो 3 1 के 3, 3 से भाग करा देंगे उसमें, 3 1 के 3, 3 दूना 6, 2 बचे का हो जाएगा 22, 3 सत्ते 21, एक बचा 3 बचे 15। अब इस संख्या का हम लोग करेंगे 2 भाग। चलिए इसके बाद यहाँ देखेंगे 3 से कट रहा है नहीं कट रहा, फिर इसके अंकों को जोड़ेंगे। यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, 2 1 3, 3 में 7 जोड़ेंगे 10, 10 5 15, 15 भी 3 के पारे में आता है, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी 3 से कटेगी। 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, 3 दूना 6, एक बचेगा 3 बचे 15। उसके बाद अब इसका 2 भाग करेंगे। यहाँ देखेंगे इसी के अंकों को जोड़ के देखो 3 पारे में आता नहीं आता, देखो 4 2 6 6 5 11, इसका मतलब ये क्या होगा 3 से नहीं कटेगा, किससे लेके जाएंगे 5 से।
आ जाएगा 5 8 40, 2 बचा यहाँ पे हो गया 25, 5 बचे 25। अब इसका 2 भाग कराएंगे, तो 5 से लेके जाएंगे तो आएगा 5 1 5, 3 बचा 5 7 35। तो इसका जो गुणनखंड है वो हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 3825 बराबर, यहाँ 3 है फिर 3 है उसके बाद 5 5 फिर 17, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, या इसे लिख सकते 3 का गुणा 2 बार हो रहा है, इसे लिख सकते 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें ध्यान ये रखना है कि जितने भी अभाज्य संख्याएं आई हैं, जितनी अभाज्य संख्या सबको क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। यहाँ पे 3 है फिर 3 उसके बाद 5 5 उसके बाद 17। हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर भूल गया तो आप लोग जाके इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें इंट्रोडक्शन पूरा बताया गया है। चलो इसका चौथा पार्ट है 5005। इसका भी हमें करना अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 5005, इसे कर लेंगे बॉक्स में बंद और इसका करेंगे 2 भाग। अब यहाँ पे देखेंगे 5005 किससे कट रहा है। अगर 5 से लेके जाएंगे तो आएगा 5 1 5, उसके बाद 00 फिर 5 1 5, आ गया 1001। अब इसका भी 2 भाग कराना है। अब यहाँ देखना ये नंबर किससे कटेगा। अब इसके इकाई अंक में 1 है, ये तो 2 से कटेगा नहीं। और 3 का नियम होता है कि अंकों को जोड़ने पर 3 पहाड़े में आएगा मतलब 3 से कटेगा, 3 से भी ये नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो चेक करते हैं 7 से, देखो 7 से कट रहा कि नहीं कट रहा। अगर यहाँ 7 से लेके जाएंगे, यहाँ पे आएगा 7 1 7, 3 बचेगा, हो जाएगा यहाँ 30, 7 चौके 28, 2 बचा 7 3 21। उसे ये तो 7 से कट गया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसका 2 भाग करेंगे। अब देखो ये 7 से भी नहीं करेगा क्योंकि 7 दूनी 14, फिर 3 बच रहा है, किससे लेके जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है 11। हम लोग 11 से चेक करेंगे। यहाँ पे देखो 11 से अगर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 11 का नियम भी होता है विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग। विषम स्थान क्या है 1 और 3, 1 और 3 जोड़ने कितना आएगा 4, और सम स्थान क्या है 2 ये 4। अगर 4 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा 0, इसका मतलब 11 से क्या होगा कटेगा। यहाँ पे 11 अगर लेके जाएंगे इसे, देखो हो जाएगा 11 के 11, यहाँ पे बचेगा 3, 11 3 33। अब 13 भी अभाज्य संख्या होती है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुणे 5 है उसके बाद 7 फिर 11 फिर 13, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो जाएगा इसका आंसर है 7429। इसका करेंगे गुणनखंड, वही काम फिर से करना है, 7429 लिखेंगे। इसे 2 भागों में डिवाइड करना है। और इसे चेक करना है किससे कटेगा। अब देखो इसका इकाई अंक विषम है तो 2 से कटेगा नहीं। 3 का नियम होता है अंकों को जोड़ो, अगर 3 की पहाड़े में आएगा मतलब 3 से कटेगा। चेक कर लेते हैं यहाँ 7 4 11, 11 2 जोड़ेंगे तो आएगा 11 2 13, 13 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा, 3 से भी नहीं कटेगा, और 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इसके इकाई अंक में या तो 0 या तो 5 हो, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं, 7 1 के 7 7 42, फिर शेष बच जाएगा 7 1 के 7 नहीं कटेगा। उसके बाद 7 के बाद 11 होता है अभाज्य संख्या, 11 से अगर चेक करेंगे तो आएगा 11 7 11 6 66, यहाँ पे बचेगा 8, 11 11 7 77 हो जाएगा यहाँ पे 77 5 82, इससे भी नहीं कटेगा। 13 से चेक करते हैं, 13 से अगर लेके जाएंगे तो आएगा 13 25 65, उसके बाद 9 बचेगा हो जाएगा यहाँ पे 92, 13 से 93 हो जाएगा, 1 बचेगा तो नहीं कटेगा। अब 13 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है 17। अब ले जाएंगे 17, 17 से देखो चेक करते हैं, 17 से अगर लेके जाएंगे तो आएगा 7 चौका 68, यहाँ पे बच जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 62, फिर आएगा 17 3 51, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 11 और 17 7 119, एक कट जाएगा 17 से लेके जाते हैं। चलो 17 से अगर लेके जाएंगे तो आएगा 17 चौका 68, यहाँ पे बचा 6 हो जाएगा 62, 17 3 51, उसके बाद यहाँ बचेगा 11 हो जाएगा 119, 17 7 119।
फिर इसका 2 भाग करना है। अभी जो 437 होता है ये 17 तो कटेगा नहीं, क्योंकि 17 दूनी 34 और फिर 9 बचेगा, नहीं कटेगा 97। लेके जाएंगे 19 से, अगर 19 से लेके जाएंगे तो आएगा 19 दूना 38, यहाँ पे बचा है 5 और 19 दिया 57। ये पूरा का पूरा नंबर कट गया। अब क्योंकि 23 भी अपार संख्या हो इससे ज्यादा नहीं जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 7429 बराबर आएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। हमारा पहले क्वेश्चन खत्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है कहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी सत्यता की जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। इसमें तीन पार्ट हैं, दूसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, हम लोग तीनों करेंगे। चलो देखते हैं पहला वाला क्या है। इसमें दिया 26 और 91, इसका हमें निकालना है HCF और LCM और फिर इसके बाद चेक करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे पहली संख्या 26, 26 का अगर गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 13, 13 दूना 26 और उसके बाद 91 होता 7 गुणे 13 हो जाएगा, 13 सत्ते 91। यहाँ हमें बताना इसका HCF 26 और 91 का, इसका HCF हो जाएगा। HCF मतलब होता है ऐसी संख्या जो दोनों क्या हो कॉमन हो। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, ये दोनों संख्याएं जो है 13 जो है दोनों मिल रहा है, 13 हो जाएगा इसका HCF। इसके बाद इसका हमें निकालना है LCM। LCM 26 और 91 का ये आएगा, देखो यहाँ पे 2 है और 7 है तो लिखेंगे 2 गुणे 7 और जो मिलता है दोनों में से एक बार लिखा जाता है तो हो जाएगा गुणे में 13। जो नहीं मिलेगा उसे तो लिखना ही है और जो मिलेगा उसे एक बार लिखना है तो हो जाएगा 13, दोनों मिल रहा है 13 एक बार हो गया और 2 गुणे 7 हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13। यहाँ पर आ जाएगा 2 सत्ते 14, 14 गुणे 13 हो जाएगा 182। अब उसके बाद चेक कर लेते हैं, कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। इसी समय चेक करना है क्या ये सही आ रहा है या नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब यहाँ चेक संख्याएं कौन कौन से 26 और 91 हो जाएगा, 26 गुणे 91 बराबर HCF कितना है 13 और LCM है 182। गुणा कराएंगे, यहाँ देखो 182 में अगर 13 से गुणा कराएंगे आएगा 3 दूना 6 और 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, 3 1 के 3 2 5। यहाँ पाएगा 1 का गुणा 2 में तो 2, 1 अट्ठे 8 और 1 का गुणा 1 में 1, 6 यहाँ पे 4 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 1 1 2 आएगा यहाँ पे 23 66 2366। और इसका भी गुणा कराएंगे तो यहाँ पे भी वही आएगा 2366। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। ऐसे चेक करना है, यहाँ गुणा कराएंगे वही आएगा क्योंकि यहाँ पे करेंगे चेक कर लेते हैं। देखो 6 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 6, लास्ट में करेंगे 6 आएगा, इसका मतलब सही है। चेक करके गुणा करके देख सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा, दोनों तरफ है 2366 इधर भी 2366 इधर भी, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही। चलते हैं दूसरे पे, इसके दूसरे पार्ट पे। चलो इसका दूसरा पार्ट है 510 और 92, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 510 अगर 510 का कराएंगे गुणनखंड, देखो 2 से कटेगा 2 दूना 4, 1 बचेगा 2 पच्चे 10, फिर 1 बचेगा 2 पच्चे 10। अब यहाँ पे कि एक देखो किससे कटेगा, इसके अगर अंकों को जोड़ेंगे 2 में 5 हो जाएगा 7, 7 5 12, इसका मतलब 3 से कट जाएगा तो 3 से लेके जाएंगे तो आएगा 3 × 24, 1 बचा हो जाएगा 3 पच्चे 15। अब तो यहाँ 5 5 13 मतलब 3 से कटेगा नहीं, 5 से लेके जाएंगे 5 चक्के 5, 3 बचेगा हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35, इसके बाद कटेगा 17 से। इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 ये 17 और इसके बाद 92। अगर 92 का गुणनखंड कराएंगे आएगा 2 चौके 8, 1 बचा हो जाएगा 12 2 छक्के 12, फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 दूना 4 2 3 6 और ये कटेगा 23 से 23 1 23।
यहाँ हो जाएगा 2 × 2 × 23। अब देखो इसका HCF कितना आएगा, HCF 510 और 92 का। HCF मतलब होता है जो दोनों में क्या हो, मिलता हो, मतलब कॉमन हो। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2, और कुछ मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर इसका LCM निकालेंगे, LCM 510 और 92 का, जो दोनों मिलता है वही क्या होता है, HCF। और बाकी एलसीएम में क्या करेंगे, जो दोनों मिल रहा है उससे लिखना ही एक बार, इसे लिख लेते हैं। उसके बाद देखो क्या क्या बच रहा है, पहले क्रम से लिखेंगे। यहाँ देखो 2 है, फिर 2 है, क्या, 1 मिनट। यहाँ देखो 2 मिल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ पे 3, फिर 5, उसके बाद 17 और 23। जितने भी संख्याएं बच रही सबका गुणा कराएंगे। यहाँ पे 2 एक बार दोनों मिला है, 2 पे एक बार लिखेंगे। बाकी जितनी संख्याएं यहाँ पे और यहाँ पे है सबका गुणा करा लेंगे आपस में। यहाँ पे क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60, और 60 का गुणा अगर 17 में कराएंगे, 17 छक्का 102, तो आ जाएगा 1020 × 23। इसका कर लेते हैं गुणा। आएगा 0, 3 दूना 6, यहाँ पे 0, 3 1 3, और आएगा 2 दूना 4, 0 2 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 0 6 4 3 2, आ गया 23,460, 23,460। अब हमें चेक करना है या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM, क्या ये सही है या नहीं। चलो चेक कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM, ये हो जाएगा HCF कितना, 2 गुणे 23,460, और यहाँ पे है संख्या 510 और 92। इन सबका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 46,920, 46,920, और ये भी आएगा 46,920। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही। ऐसे चेक कर लेंगे। चलिए इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि है तीसरा पार्ट। इसमें दिया 336 और 54, इसका हमें निकालना है HCF और LCM। उसके बाद हमें जांच भी करना दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है कि नहीं होता। अगर दोनों तरफ इक्वल आएगा इसका मतलब सही है, नहीं तो क्या है, गलत। चलो चेक करते हैं। पहला नंबर है 336, इसका हम लोग कर लेंगे गुणनखंड, और दूसरा है 54, दोनों का कर लेते हैं गुणनखंड। साइड में आप कर लेते हैं 336, 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से लेके जाएंगे 2 दूना 4, 2 1 2, 3 से काटेंगे, 3 7 21, उसके बाद ये कटेगा 7 से। इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 बार है, उसके बाद है 3 फिर 7। अब देखो यहाँ 2 का गुणा कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4, तो इसे लिख सकते हैं 2 की घात 4। 2 का गुणा 4 बार हो रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे, 2 की घात 4। उसके बाद 3 है और 7 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे गुणे 3 और फिर 7। उसके बाद निकालना 54 का। अगर 54 का गुणनखंड कराएंगे, ये कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 से तो नहीं कटेगा, काटेंगे 3 से, 3 9 27, फिर कटेगा 3 त्रिका 9, फिर 3 1 3। इसे लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, या फिर इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 1 2 3 बार हो रहा 3 का गुणा, इसे लिखेंगे 3 की घात 3। ये हो गया इसका गुणनखंड। अब हमें निकालना है इसका HCF। HCF बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ क्या करेंगे, HCF मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो,
और सबसे छोटी घात पावर देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, दोनों मिल रहे हैं, लेकिन इन दोनों में छोटी घात क्या है? इसकी घात 4 है और इसकी घात क्या है? अगर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 होता है, यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। इसकी घात 1 और इसकी घात क्या है? 4 है। दोनों छोटी घात क्या है? 1। यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 1, मतलब 2 ही है, गुणे, और यहाँ पे देखो 3 की घात 1 और यहाँ 3 की घात 3, 3 दोनों में कॉमन है, तो छोटी घात कौन सी है? 3 की घात 1। यहाँ पे लिखेंगे 3 की घात 1 मतलब क्या है? 3, तो 2 तिहाई हो जाएगा 6। अगर एचसीएफ निकालना है तो देखेंगे दोनों में जो कॉमन हो और सबसे छोटी घात हो उसे लिखेंगे। अगर हमें एलसीएम निकालना रहेगा तो देखेंगे दोनों में जो कॉमन हो सबसे बड़ी घात हो, और उसके बाद जो मिलेगा और जो नहीं मिलेगा एलसीएम उसका भी गुणा कराते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें निकालना पड़ेगा इसका एलसीएम, ये हो जाएगा, अब 2 इसमें भी मिल रहा था 2 इसमें भी मिल रहा था, और दोनों बड़ी घात क्या है? 2 की घात 4, गुणे, उसके बाद 3 की घात यहाँ 3 और ये 3 की घात 1, इन दोनों में बड़ा क्या है? 3 की घात 3, 3 की घात 3 हो गया। उसके बाद जो बच रहा है, बच क्या रहा है यहाँ पे? 7, यहाँ पे लिखेंगे 7, और सबका करा लेंगे गुणा। 2 की घात 4 का मान होता है 16, गुणे 3 की घात 3 का मान 27, गुणे 7, इन सबका अगर गुणा कराएंगे तो ये आएगा 3024। इसका गुणा कराएंगे कितना आएगा? 3024। इसके बाद क्या करते हैं, हमें चेक करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। चेक कर लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखो संख्याएं कौन कौन सी? 336 और 54। यहाँ पे लिखेंगे 336 गुणे 54 बराबर एचसीएफ आया था 6 और एलसीएम आया था 3024। करा लेते हैं गुणा, इधर वाले गुणा कराएंगे, यहाँ 336 गुणे 54 कराएंगे, जो भी आएगा दोनों तरफ क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहाँ गुणा करके देख सकते हैं, 3024 गुणे 6 आएगा 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 तो 14 का 4 हासिल 1, 6 का गुणा 0 में 0, यहाँ हो जाएगा 1 छत्रिक 18, तो आएगा 18,144। और इधर भी गुणा कराएंगे तो ही सेम टू सेम आएगा 18,144। तो आएगा, तो मैं यहाँ गुणा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ कितना आएगा? 18,144। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसमें देखो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों पार्ट हम लोग साथ में ही करेंगे। यहाँ पे देखो एक साथ लिखा गया है, तीनों पार्ट को साथ में सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो क्या करेंगे, पहला वाला पहले से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 12, 15 और 21, इसका हमें करना गुणनखंड। तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 हैं 12। 15 है, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, और उसके बाद है 21, 21 को लिखेंगे 3 गुणे 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे देख हमें निकालना इसका एचसीएफ और एलसीएम। अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ बराबर हो जाएगा, देखो 12, 15 और 21 का एचसीएफ। इसका मतलब ये है कि जो नंबर तीनों में कॉमन हो, यहाँ पे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ये क्या हो जाएगा? तीनों में कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? यहाँ से 3, एचसीएफ हो गया 3। उसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम का मतलब है जितनी भी संख्याएं सबको लिखना है, जो सब में कॉमन होता है उसे एक बार करना होता है। जैसे 3 सब में कॉमन है, यहाँ से अगर 3 कॉमन है, 3 को एक ही बार लिखना है। यहाँ क्या क्या बच रहा है? यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 सब में 3 लिख लेंगे एक बार, उसके बाद यहाँ इसमें 5 बचा है और इसमें 7 बचा है। जो कॉमन रहेगा उसे एक बार, और जो नहीं कॉमन है उसे तो लिखना ही है। तो सबका कर लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, गुणा। यहाँ पे देखो कितना आएगा, 2 दूना 4 12 25 60, और 60 का गुणा का 7 में करेंगे, ये हो जाएगा 420। तो हमारा ये आ गया एचसीएफ 3 और एलसीएम आ गया 420। उसके बाद दूसरा वाला है, इसमें हमें निकालना 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम।
अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे 17, 23 और 29 ये सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं जिसका हम लोग गुणनखंड कर ही नहीं सकते। अगर अभाज्य संख्या हमें मिलेगी तो इसका एचसीएफ अगर बताने के लिए कोई कहेगा क्या बताएंगे, कोई भी अभाज्य संख्या हो, अगर 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और उसका एलसीएम क्या होगा, उन सबका मल्टीप्लाई कर लो, सब क्या आ जाएगा, उसका एलसीएम आएगा। अगर कोई भी अभाज्य संख्या है उसका हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। एलसीएम आएगा, जितनी संख्या है सबको मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या है, 17 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 17। उसी तरह 23 है, इससे ज्यादा इसका गुणनखंड होगा ही नहीं, 23 को क्या लिखेंगे, 1 गुणे 23। और उसी तरह से 29 है, 29 भी हो जाएगा 1 गुणे 29। इन सब में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 1। याद रखना है, अगर कोई भी अभाज्य संख्या है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इन सबका मल्टीप्लाई, 17, 23 और 29, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है, हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। इन सबका करा लेंगे गुणा, ये आ जाएगा 11,339। 11,339 ये हो जाएगा इसका आंसर। इन सबका जब गुणा कराएंगे तो आएगा 11,339। उसके बाद चलिए चलते हैं तीसरे वाले पार्ट पे। यहाँ दिया है 8, 9 और 25, इसका हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं। 8 का गुणनखंड कराएंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का अगर गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3। और 25 का करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5। अब हमें इसका बताना है एचसीएफ। अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो तीनों में कॉमन हो। इसमें 2 2 है, इसमें 3 3, इसमें 5 5 है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो तीनों में कॉमन है। अगर कुछ नहीं कॉमन है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। जब कुछ नहीं कॉमन होता है एचसीएफ क्या हो जाता है, 1। उसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या हो जाएगा, जितने भी गुणनखंड है सबका क्या करा लो, गुणा। क्योंकि यहाँ पे 8 का गुणनखंड में 2 2 है, 9 वाले में 3 3 है, 25 वाले में 5 5 है, तो क्या करा लेंगे, सबका गुणा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 ये तीनों। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 3 और यहाँ पे है 5 गुणे 5। सबका कर लेते गुणा। यहाँ पे फिर वही आएगा 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 3 त्रिका 9 और 5 पच्चे 25। और इन सबका अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 98 72। 72 गुणे हो जाएगा 25। और जब 72 में 25 से गुणा कराएंगे तो इसका मान आएगा 1800, हो जाएगा 1800। हमारा एचसीएफ हो गया 1 और एलसीएम हो गया 1800। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बस इतना ही करना था। चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है कि एचसीएफ 306 और 657 का हमें दिया 9। उसके बाद कहा है एलसीएम 306 से 657 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है, हमें दिया 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 है। और 306 और 657 का हमें निकाले एलसीएम कितना आएगा हमें बताना है। तो इसका हमें सूत्र पता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। उसी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। देखो हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब क्या करना है हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम यहीं पे रखने देते हैं और यहाँ पे जो एचसीएफ यहाँ पे गुणा कर इधर आके क्या करेगा, भाग हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल और बट्टे में हो जाएगा एचसीएफ, इधर आगे बट्टे में हो जाएगा एचसीएफ बराबर एलसीएम। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या क्या है 306 और 657। यहाँ पे लिखेंगे 306 गुणे 657, इनका करना है गुणनफल मतलब गुणा। बट्टे में एचसीएफ इसका कितना दिया 9, तो बट्टे में हो जाएगा 9 और बराबर है एलसीएम। जो भी ए आएगा इसका मान वो किसका मान रहेगा, एलसीएम का मान रहेगा।
चलो यहाँ पे पूरा इसका मान निकालते हैं। 306 गुणे 657 और बट्टे में है 9। अगर 9 से काटेंगे 9 1 के 9, यहाँ पर आएगा 9 त्रिक 27, 3 बचा 9 चौके 36। ये हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम बराबर यहाँ पर 34 गुणे 657। अब यहाँ से गुणा करना है 34 गुणे 657। अगर इसका हम लोग गुणा करेंगे तो आएगा 22,338। अगर इसका गुणा करा के देखेंगे तो आएगा 22,338। आप लोग गुणा करके चेक कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 22,338 से हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो ये आसान था। यहाँ क्या करना है, दो संख्या को गुणनफल का सूत्र लगाना है। उसके बाद हमें एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम अगर निकालना तो एलसीएम इधर गुणा कर इधर आके क्या करेगा, भाग। उसके बाद देखो यहाँ पे दोनों संख्याएं क्या क्या है, 306 और 657 दोनों जगह सेम ही है ना, 306 और 657। तो संख्याओं का करना गुणा तो हो जाएगा 306 गुणे 657 और बट्टे में हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया यहाँ पे 9, तो बट्टे में हो जाएगा 9 बराबर है एलसीएम। उसके बाद अगर इसे 9 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 34, हो जाएगा 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 34 और 657 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22,338। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 5। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखो दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें बताना है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो संख्या दी है 6 की पावर n वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, ये हमें बताना है। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हमें दिया 6 की पावर n। मैं इस टाइप से एक एग्जाम्पल भी करवाया हूं, अगर आप लोग एग्जाम्पल देख लेंगे ये तो अपने आप आ जाएगा। और अगर आपने वो एग्जाम्पल नहीं देखा जाकर देख सकते हैं, और फिर भी अगर नहीं देखे तब भी समझ में आएगा, लेकिन ध्यानपूर्वक देखते रहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, 6 की पावर n, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं 6 को 2 गुणे 3 और इसकी पावर हो जाएगी n। इतना। अब देखिए कहा है कि यह संख्या जो है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनखंड में अनिवार्य रूप से 0, 2 तथा 5 सम्मिलित हो। अनिवार्य रूप से क्या क्या सम्मिलित हो, 2 तथा 5। अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों रहेंगे तभी वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी संख्या लेके अपने मन से देख सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लो है 40, अगर इसका गुणनखंड कराएंगे तो ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 पचे 40। ये आएगा। यहाँ पे देखो इसमें 2 भी है और क्या है, 5 भी है। कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनखंड में 2 भी हो और क्या हो, 5 हो। अगर 2, इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, ये संख्या 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती है। यहाँ पे लिख सकते हैं, कहा जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पे लिखेंगे 6 की पावर n के गुणनखंड में गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है। हमें पता है कोई भी संख्या जीरो पर तभी समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में में अनिवार्य रूप से अनिवार्य रूप से 2 तथा 5
सम्मिलित हो। क्या लिखेंगे? 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। हमें पता है कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में अनिवार्य रूप से 2 तथा 5 सम्मिलित हो। इसमें 2 तो आया लेकिन 5 है नहीं, ये क्या होगा? 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः यहां पे लिख सकते हैं, अतः किसी प्राकृत संख्या, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। इतना कर सकते हैं। केवल इसमें समझना ये है, आपको कोई भी संख्या दी रहे उसका कर लेंगे गुणनखंड। अगर उसके गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों रहेंगे तो क्या रहेगा? वो 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो समाप्त नहीं होगा। केवल हमें देखना 2 और 5, उसके अलावा कोई भी नंबर है उससे मतलब नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसके गुणनखंड में 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं है। ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यहाँ पे लिख लेंगे, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। चलो ये भी हो गया। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि दिया है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? ये हमें बताना है, ये भाज्य संख्या क्यों है। चलो सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले एक एक पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले इसे ले लेते हैं, उसके बाद अगला वाला बाद में। यहां पे देखो क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में है 13। अब देखो करना क्या इसमें, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये पूरी एक संख्या है इतना और ये अलग है, इन दोनों में 13 कॉमन, दोनों में तो यहाँ 13 क्या हो जाएगा? कॉमन। अगर 13 कॉमन हो जाएगा तो इसमें 13 निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 7 गुणे 11 और यहाँ पे है प्लस 13, ये आ जाएगा 13 और यहाँ पे 11 सत्ती 77। एक मिनट, यहाँ जब कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा? 1। अब ये हो जाएगा 11 सत्ती 77 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 गुणे 78। 77 में एक जोड़ेंगे आएगा 78। यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये देखो कि यहाँ 13 गुणे 78, यहाँ पे लिख सकते हैं 13 गुणे 78 अब भाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 13 एक गुणनखंड है। 13 एक गुणनखंड है। यहाँ पे लिखेंगे 13 गुणे 78 जो है अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 13 इसका क्या है, 78 का क्या है? एक गुणनखंड है। अतः 13 गुणे 78 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अतः अगर 13 गुणे 78 भाज्य संख्या होगा तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। हमें बताना था क्यों है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 13 इसका क्या है? गुणनखंड है, तो पूरा क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। उसी तरह से दूसरा पार्ट कर लेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे। अगर देखिए, अगर आप किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कोई ए बोल दे कि बताओ 6 का गुणनखंड क्या होता है, ये क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3। 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन जब इसका गुणा करेंगे क्या आती है? भाज्य संख्या। हमें ये याद रखना है, अगर दो भाज्य संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या मिलती है? हमें भाज्य संख्या मिलती है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद चलते हैं दूसरे पार्ट में। यहाँ देखो दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में है 5, इसे लिख लेते हैं। और प्लस में है 5, दोनों में से अगर देखेंगे तो 5
ये पूरी की पूरी एक संख्या है, जहां तक गुणा हो रहा है ये अलग है। इसमें से 5 कॉमन हो जाएगा तो 5 यहाँ से बाहर हो जाएगा, बाकी सबको लिख लेंगे यहाँ पे 7 गुणे 6, 5 निकला तो यहाँ बचेगा 4, उसके बाद 3 2 और 1, प्लस यहाँ से 5 निकल गया इसमें से तो यहाँ क्या बचेगा 1। अगर इसमें भी डाउट है तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे 5 है तो 5 को 5 गुणे 1 कर सकते हैं, और जब 5 गुणे 1 लिखेंगे तो 5 जब बाहर निकल जाएगा यहाँ क्या बचेगा 1। अब चलिए यहाँ से इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 और ये आएगा 7 छंग 42, और 7 छंग 42 लिख देते हैं, आप चाहते हैं 12 दूनी 24 का गुणे 1 में 24 गुणे 24 प्लस हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, और यहाँ से जब 42 गुणे 24 करेंगे तो आएगा 1008 और प्लस में है 1, ये आ जाएगा 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 1009। अब यहाँ पे फिर वही काम करना है, यहाँ पे देखो 5 गुणे 1009, ये क्या है, ये भाज्य संख्या, ये अभाज्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी बताए थे 1009 भी अभाज्य संख्या होती है और 5 भी अभाज्य संख्या होती है, और अभी बताए थे दो अभाज्य संख्याओं को अगर आपस में गुणा कराते हो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुणे 1009 अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 5 एक गुणनखंड है, क्योंकि 5 इसका क्या है, एक गुणनखंड है। अतः जब यह अभाज्य नहीं हो क्या हो जाएगी, भाज्य। तो लिखेंगे 5 गुणे 1009 भाज्य संख्या है, पांच गुणे 1009 भाज्य संख्या है। अगर ये भाज्य हो गई ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, भाज्य। लिखेंगे अतः ये पूरा यही लिख लेते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1 प्लस में है 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा साल। आप लोग अगर कोई भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें देखना है इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है। जैसे इन दोनों में से 13 कॉमन मिला, 13 को ले लिए बाहर, बाकी यहाँ पे बचा था 11, यहाँ पे 7 और 11, तो 7 और 11 बचा, प्लस में यहाँ पे जब 13 निकल गया क्या बचेगा 1। यहाँ पे 11 और 7 का गुणा कराएंगे तो यहाँ बचेगा हो जाएगा 77, 77 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78, 13 गुणे 78। अब जब दो संख्याएं हो गई, अगर कोई भी संख्या है उसके दो गुणनखंड हो जाएंगे तो अभाज्य नहीं होगी, क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती है उसके गुणनखंड में या तो वो खुद से कटी है या तो एक से कटी है, उसके अलावा किसी संख्या से विभाजित ही नहीं होती है। ये क्या हो जाएगा 13 गुणे 78 अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 13 एक क्या है, गुणनखंड है। अतः 13 गुणे 78 भाज्य हो जाएगी। जब ए भाज्य हो गया यहाँ पे ए पूरा क्या हो जाएगा, भाज्य। उसी तरह इसमें भी करना है। यहाँ आप देख रहे हैं इन दोनों संख्याओं में 5 कॉमन है, 5 ले लेंगे बाहर, यहाँ जो बचेगा 7 6 4 3 2 1 सबका गुणा करा के प्लस में क्या बचेगा, यहाँ जब 5 निकले हैं क्या बचेगा 1। इन सबका जब गुणा कराएंगे यहाँ पे हो जाएगा देखो 1008 और यहाँ पे है प्लस 1 तो हो जाएगा 1009, 1009 गुणे 5, तो 5 जो है इसका गुणनखंड है, इसलिए हो जाएगा 5 गुणे 1009 क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। जब अभाज्य नहीं है ये क्या कहलाएगा, पूरा भाज्य कहलाएगा, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। जब 5 गुणे 1009 भाज्य संख्या हो जाएगी, यहां से ए संख्या पूरी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ए भी क्या हो जाएगी, भाज्य। यही हमें बताना था। चलिए उसके बाद है एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसके बाद है प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। और ये तो क्वेश्चन केवल देखने में बड़ा लग रहा है तो बहुत ही आसान। चलो इसे समझते हैं इसमें क्या करना है। देखिए इसमें कहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद
यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्या करना है, वृत्ताकार पथ है, मान लो यहां से इस साइड इस तरह से कोई एक वृत्ताकार पथ है, सोनिया और रवि दो लोग हैं। सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। मान लो दोनों इसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, एक स्थान से सोनिया और रवि, ये सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो इसी साइड में चल रहे हैं, एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो कहा है कि वे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब यहां से देखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है। अगर वो पूरा का पूरा एक चक्कर लगाए उसे कितना समय लगेगा, यहां से ऐसे आते आते जब यहां पे आएगा उसे कितना चक्कर लगाएगी, एक चक्कर, और एक चक्कर लगाने में उसे कितना मिनट लगेगा, 18 मिनट। और जब रवि एक चक्कर लगाएगा तो उसे कितना मिनट लगेगा, 12 मिनट। फिर जब सोनिया यहां पे आएगी फिर एक चक्कर लगाएगी तो यहां से ऐसे आएगी तो यहाँ पे इसे कितना लगेगा, फिर एक चक्कर लगाएगी तो इसे 18 + 18 कितना हो जाएगा, इसे लगेगा 36 मिनट। और जब ये रवि यहां से ऐसे आएगा तो इसका दूसरा चक्कर लगाने कितना लगेगा, फिर 12 मिनट, ये हो जाएगा 24। कहा कितने समय बाद एक स्थान पे मिलेंगे, तो रवि जब तक ये 2 चक्कर लगाएगी उतने में रवि का 3 चक्कर लग जाएगा। यहाँ पे इसे लग रहा है 36 मिनट और इसे लग रहा है 2 चक्कर लगाने 24 मिनट, एक चक्कर और लगाएगा तो इसका भी कितना हो जाएगा, 36 मिनट। 36 मिनट में 3 चक्कर लगाएगा और 36 मिनट में 2 चक्कर लगाएगी। और 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पे क्या करेंगे, पुनः एक ही स्थान पे मिल जाएंगे। ये तो हमें समझना था, जो रफ का कार्य है हमें लिखना नहीं है। तो क्या करेंगे, हमें लिखना है, चलो यहाँ सोल्यूशन शुरू करते हैं। ये तो है रफ का कार्य, इसे नहीं लिखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर है 18 मिनट। 18 मिनट। उसके बाद रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, रवि जो है एक चक्कर लगा रहा 12 मिनट में, यहाँ हो जाएगा 12 मिनट। उसके बाद कहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पे क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे इसका समय 18, इसका समय क्या है 12 है। यहाँ पे लिखेंगे 18 और 12, 18 और 12 के एलसीएम के समान, 12 और 18 के एलसीएम के समान समय, 12 और 18 के एलसीएम के समान समय के बाद वे दोनों पुनः एक स्थान पर मिलेंगे, पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। यहां निकाल लेते हैं 18 और 12 का एलसीएम। 12 का एलसीएम, एलसीएम निकालने के देखिए एक बेहतरीन तरीका होता है। क्या करेंगे, 18 और 12 का हमें निकालना है एलसीएम, तो 18 का पहाड़ा पर लेते हैं और 12 का पहाड़ा पर लेते हैं। दोनों में जो पहले कॉमन मिलेगा, दोनों में जो संख्या पहले कॉमन मिल जाएगी वही इसका क्या हो जाता है, एलसीएम। जैसे 18 का पहाड़ा पड़ेंगे, 18 दूना 36 होता है और 12 तिहाई 36 होता है। 36 दोनों पहाड़े में आता है, 36 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। यहाँ पर हो जाएगा 18 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 36। अगर इसमें भी दिक्कत है तो यहाँ देखो 18 और 12 के एलसीएम निकाल लेते हैं, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाओ चाहे जैसे लगाओ आ जाएगा। यहाँ पे 2 से देखो भाग करेंगे, 2 9 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से लेके जाएंगे तो यहाँ पे 9 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9, 3 1 के 3, और फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1।
सबका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। तो हमारा 18 और 12 का एलसीएम क्या आ गया? 36। यहाँ पे लिखेंगे अतः सोनिया और रवि, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट, सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः एक स्थान पर मिलेंगे, पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पे यही करना था। इस सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय लग रहा है 18 मिनट और रवि को एक चक्कर लगाने में समय लग रहा है 12 मिनट। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, वो आएगा 36 और 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। यही हमें बताना था। ये तो है रफ का कार्य और यहाँ भी इससे दिखाने से कोई मतलब नहीं, यहाँ केवल हमें इतना लिखना है। ये तो है हमारा रफ का कार्य। तो उम्मीद है आपको जितने भी क्वेश्चन है सभी बढ़िया समझ में आए होंगे।